ये तो अभी मेरी बेटी के साथ इब्तिदा थी इन वाक़यात की। मैं ख़ुद डर गई थी कि वही मामलात जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ होते आए थे, अब मेरी बेटी महसूस करना शुरू कर दिया था। हमारे घर में बच्चे कुरान मजीद पढ़ने के लिए आते थे। उनमें से हमारे जो बिल्कुल सामने वाला घर था, उनकी एक बहुत ही पठान थी। वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत, छोटी, मासूम सी बच्ची थी, लेकिन उसके साथ भी जिन्नात का मामला था। जब वो कुरान पढ़ने के लिए आती, मैं बाकी बच्चों को देखती, लेकिन उसकी तरफ देखती तो मैं समझ जाती थी ये नॉर्मल नहीं है, इसके साथ भी कोई मामलात है। वो रोज़ कुरान पढ़ती और चली जाती, लेकिन एक शाम को बिजली गई हुई थी और मुझे उनको जल्दी छुट्टी देनी पड़ी, क्योंकि मेरे शौहर अब मुसलसल बिस्तर पर लेटे रहते थे। वो करवट भी नहीं बदल सकते थे। उनकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी जो कुछ भी समझ नहीं आता था। डॉक्टर बताने से कासिर थे कि क्या है, इनको क्या होता जा रहा है। बस मामला इस हद तक था कि मैं उनको खाना खिलाती, मैं उनकी करवट बदलती और मैं ही हर वक्त उनका ख्याल रखती। और उस दिन जब बिजली चली गई तो वो अंदर कमरे में लेटे थे। उन बच्चों को मुझे छुट्टी देनी पड़ी कि बच्चों बाकी सबक कल पढ़ेंगे, जो कुरान मजीद पढ़ने आए थे। तो बच्चों ने अपने अपने सिपारे बंद किए, जाने लगे। तो वही छोटी बच्ची जो बिल्कुल खूबसूरत, मासूम सी और जिसके साथ जिनात का मसला था, वो खड़ी होकर मुझे देखना शुरू हो गई है। कुछ देर टिकटिकी बांधे खड़ी मुझे देखती रही है और उसके बाद उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई है। और तभी मेरे कमरे से मेरी बेटी निकली है। तो उसी छोटी बच्ची ने मेरी बेटी की तरफ गर्दन को मोड़ के देखा, घुमाया गर्दन को और मेरी बेटी की तरफ देखा, और उसकी वही मुस्कुराहट पहले से ज़्यादा हो गई। जो वो मुझे देख के हल्की सी मुस्कुराई थी, इस अंदाज में कि बहुत गौर करने पे महसूस होता था कि ये मुस्कुरा रही है, वैसे नहीं। लेकिन मेरी जैसे ही बेटी की तरफ गर्दन उसने मोड़ी तो उसकी मुस्कुराहट वाज़े हो गई कि कोई भी आसानी से देख सकता था कि ये मुस्कुराई है, और उसी वक्त मुड़ी है और वापस चली गई है। मैं भी परेशान हुई हूँ कि ये क्यों मुस्कुराई है। मैं जानती थी इसके साथ इस तरह का मामला है। खैर, मैंने कहा बच्ची है, शायद वैसे देखा होगा और मेरी बेटी को देख के भी मुस्कुराई है, कोई बात नहीं। वो चली गई। मैं अंदर अपने शौहर के पास चली गई। मैंने हाथ में पंखा उठा लिया, हाथ वाला पंखा, के शौहर को हवा दे सकूं। अंदर गर्मी है, बिजली चली गई है। मैं हाथ से पंखा करने के लिए बैठ गई। जब बिजली चली जाती है तो घर में मुख्तलिफ, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, लाइटें जला ली जाती हैं। तो वहीं पे बाहर सहन में लाइटें इस तरह की हल्की फुल्की जला दी गई कि घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा ना रहे। और मैं शौहर को अब पंखा कर रही थी कि मेरी बेटी ग्लासेस लगाती है, ऐनकें लगाती है। वो आके मेरे साथ बैठ गई। अच्छा, उसकी आदत है कि अपनी ग्लासेस को अक्सर उतार के बार बार साफ करती है। हल्का सा भी वो हो तो उसको बार बार साफ करती है। वो ऐसे साथ आके बैठ गई, मैं पंखा कर रही। मैंने देखा कि वो ऐसे बाहर की तरफ देखती है और अपनी ग्लासेस को उतारती है, फिर साफ करती है और फिर पहन लेती है। कुछ देर देखती है, फिर उसको उतारती है, साफ करती है, पहन लेती है। मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि क्या हुआ है इसको। मैं भी फ्री थी, शौहर सो रहे थे, मैं उनको पंखा कर रही थी। तो मैं उनसे पूछ बैठी, उसका नाम लिया और कहा क्या हुआ है, क्या देख रही हो, बार बार देखती हो और अपनी ग्लासेस साफ कर रही हो, सब खैरियत है? तो वो बोली, मम्मा मैं ऐसे देखती हूं तो मुझे सामने सहन में कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन मैं जैसे ही ग्लासेस पहनती हूं और उस तरफ देखती हूं तो मुझे क्लियर एक छोटा सा, अजीब सा, जिस तरह बोना होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, कोई बच्चा ऐसे जैसे 6 महीने का कोई बच्चा होता है पैदा होने के बाद, वही बच्चा उठ के खड़ा हो। उसका कद, उसकी जिसामत इतनी बड़ी थी जिस तरह एक 6 महीने के पैदा इंसान का बच्चा जब पैदा होकर 6 महीने का हो जाता है, जितना उसकी जिसामत होती है, वो बता रही थी उतनी उसकी जिसामत है, कपड़ों के बगैर है, बिल्कुल छोटा सा एक बच्चा सा है। और वो उठ के खड़ा हुआ है, ऐसे लगता है काला स्याह सा है, शैडो का बना है, साए का बना है, और वो सामने खड़ा हुआ है। मैं इसको ग्लासेस लगाती हूँ, देखती हूँ, नजर आता है, मैं उतारती हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ मेरी बेटी बता रही थी, मैंने भी गौर किया तो मुझे कुछ भी नजर ना आया। मैंने कहा कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कह रही मामा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा कैसे? कहती मुझे नहीं पता, ग्लासेस से। मैंने कहा मुझे दिखाओ ग्लासेस अपनी। तो मैंने अपनी बेटी से उसकी ग्लासेस पकड़ी और पहन के ग्लासेस से देखा तो मुझे बाहर कुछ भी नजर ना आया।
मैंने ग्लासेस उसको वापस किए और उसको कहा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है तुम्हारा वहम है, बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं थी, लाइट गई हुई थी, हल्की हल्की जो लाइट थी दूर कहीं जो जलाई गई थी कोई भी चीज़ लाइट के लिए, उसकी वजह से वो सहन इतना नज़र आ रहा था कि मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, तुम्हारा वहम होगा। कहती है नहीं मामा, क्लियर है और वो बिल्कुल सामने है और बिल्कुल छोटा सा जिस तरह बच्चा होता है उस तरह खड़ा हुआ है। तो कहती हैं कि सर उस वक्त हम लोग आपके राज प्रोग्राम टीवी पे चलते होते थे, हम आपका राज प्रोग्राम बहुत शौक से देखते थे। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मज़र साहब जब भी कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं तो वो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फौरी तौर पे मोबाइल उठाया और मैंने कहा इसकी तस्वीर बनाती हूँ। वो यूट्यूब पे देखते थे या टीवी पे, ये मैं अपनी तरफ से कह गया, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा आपका राज प्रोग्राम देखते थे। तो कहती है मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल उठा के फौरी उस तरफ किया जिस तरफ वो बच्चे का बता रही थी कि उस तरफ बैठा हुआ है, और जैसे ही मैंने तस्वीर खींचने के लिए बटन दबाया, मोबाइल से अंधेरा था, फ्लैश लाइट पड़ी है सामने और तस्वीर खींची गई है, तो मेरी बेटी ने एकदम से रोना शुरू कर दिया है। इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, कहती है मामा मामा ना करें ना करें, वो अंदर आ रहा है, मामा बचाओ बचाओ, वो अंदर आ गया है। वो चीखना शुरू होगी। मैंने मोबाइल जल्दी से नीचे फेंका, बेटी को गले लगा लिया, क्या हुआ क्या हुआ। वो इतनी डर गई थी, इतनी सहम गई थी, वो कांपना शुरू हो गई थी, वो कांप रही थी। मैं उसको कवर करने में लग गई कि एकदम से ऐसे क्या हुआ है। मैंने तस्वीर ही तो खींची उसको बता के मदर सर भी तस्वीर बनाते होते हैं, हम भी तस्वीर बनाते हैं। मैंने ऐसे कैमरा निकाला और कैमरा निकाल के या ऐसे सामने फ्रेम बनाया, तस्वीर खींच दी। अब भी मेरे बटन पे अंगूठा गया ही था, लाइट भी नहीं पड़ी थी सामने जो कैमरे से निकली थी, उससे पहले ही मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन तस्वीर बन चुकी थी। मैंने इसलिए मोबाइल फेंका, उसको चुप कराती रही। काफ़ी देर तक वो ऐसे डरी सहमी रही, मामा मामा, और घबराती रही। जब वो काफ़ी बेहतर हो गई तो मैंने कहा क्या हुआ है। तो कहती है मामा जब आप उठी हैं, मोबाइल आपने निकाला है, तो वो बच्चा जो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था मुझे पहले से भी क्लियर नज़र आना शुरू हो गया है, और मुझे ऐसा लगा है गुस्से में आ गया है। जैसे ही आपने कैमरा सामने किया है तो वो एकदम से मामा भागा है। मैं कहा क्या मतलब। कहती है जब आपका कैमरे की लाइट उस पर पड़ी है उस वक्त तक वो भाग चुका था। वो तेजी से भागता हुआ अंदर की तरफ आया, तभी मैंने मुंह इधर करके रोना शुरू कर दिया था। वो अंदर आ गया था मामा। और मुझे उस वक्त इतनी उसकी बात समझ आई, जिस तरह वो डरी सहमी बता रही थी, कि जैसे ही मैंने फ्रेम बनाया था, अभी तस्वीर क्लिक नहीं की थी, तो वो अंदर की तरफ दौड़ पड़ा था। और जब मेरा फ्लैश पड़ा है मेरी बेटी के बकौल के वो अंदर आ गया था, दौड़ रहा था। खैर मैंने उसे चुप कराया, वो डरी हुई थी। शाम का टाइम था और मैंने काफ़ी जब बेहतर हो गई तो मैंने कहा जो मैं तुम्हें दम करवाती हूँ। मैं उसको लेके अपने उस देवर के पास गए, उसको बताया कि ऐसे ऐसे डर गई है, इस पर दम कर दें। उन्होंने उसको दम कर दिया। काफ़ी बेहतर वो फील हो कर रही थी। मैं उसको नीचे लेके आई, वो काफ़ी बेहतर फील कर रही थी, बैठी रही और अपने मामलात घर के देखे। रात हो गई, जब मैं सोने के लिए लेटी तो एकदम से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैंने तो एक तस्वीर बनाई थी, देखते हैं तस्वीर में क्या आया है। उस वक्त तो बेटी की इतनी टेंशन में पड़ गई थी कि मुझे होश ही नहीं रहा। तो मैंने अपना वो कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया, और वही तस्वीर को जैसे ही खोला तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वहां पे एक बच्चे की तरह का क्लियर साया था, जिसका आधा वजूद छोटा सा उसी जगह पे मौजूद था जहां मेरी बेटी इशारा कर रही थी, और वो वजूद लंबा होके इस तरह अंदर कमरे तक आ गया था कि जब उसके ऊपर फ्लैश लाइट पड़ी है तो एक क्लियर शैडो सा बच्चे का जिस्म को जैसे कोई खींच के बड़ा कर दे, मतलब एक आटे का रबड़ का बच्चा बना हुआ हो और आप उसको खींच के बड़ा कर दें तो टांगे नीचे रह जाएंगी, बाकी हिस्सा बच्चे का उस तरह ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा ही एक काला सा शैडो था जिसका आधा हिस्सा, छोटी सी टांगे बच्चे की जिस तरह 6 महीने की होती हैं वहीं पे थी, और बाकी झुका हुआ हिस्सा आगे आया हुआ कमरे की तरफ था। और जैसे ही मैंने उस तस्वीर को देखा मेरे वजूद के अंदर, लाजमी सी बात है, वो गूज़बम खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस रात भी मेरी बेटी डरती रही, और उस तस्वीर के बाद तो मामला इतना ख़राब हुआ कि मेरी बेटी अब मुसलसल डरे जा रही थी, मुसलसल डरे जा रही थी। तो मेरे देवर को मैं बताती थी हर बात, उसको बताया कि वो तस्वीर खींची थी, उसको तस्वीर भी दिखाई, वो दम करते थे, और वो मुसलसल अब ख्वाब देख रही थी, बहुत ही बुरे ख्वाब, बहुत ही डरावने ख्वाब। तो मेरे देवर ने मुझे कहा भाभी जब तक आप इस तस्वीर को डिलीट नहीं करेंगी
वही चीज़ इसको डराती रहेगी, मुसलसल इसी को तकलीफ़ देती रहेगी, क्योंकि आपने उसको नहीं देखा था, इसने देखा था, आपने तो सिर्फ तस्वीर बनाई थी, वो गुस्से में आ गया था। बेहतर है उस तस्वीर को डिलीट कर दे, नहीं तो ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसा ही किया, मैंने देवर के सामने ही उस तस्वीर को डिलीट कर दिया कि कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उस तस्वीर को डिलीट करने के बाद ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी को जितने शदीद बार 3-4 दिनों में जितने खौफनाक से ख्वाब आ गए थे, वो अब उस तरह नहीं आ रहे थे। अच्छा, उन्होंने जो मुझे वाक़यात ये भेजे हुए हैं आगे पीछे हैं, उनको जो याद आता गया, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे जो स्टोरी रिकॉर्ड करके भेजी थी वो तकरीबन कोई 2 घंटे से भी ज़्यादा की थी, तो मैंने उनको कहा शॉर्ट करके वाक़यात भेजे, तो उन्होंने लिख लिए थे। तो वाक़यात वो जो उनको याद आते गए, आगे पीछे वाक़यात हो सकते हैं। इसी तरह का एक वो वाक़या बताती हैं कि मेरी बेटी उन दिनों में पढ़ाई, उसके एग्ज़ाम होने वाले थे, तो वो रात को उसकी तैयारी करती, ज़मीन पे नीचे एक मैट्रेस बिछा लेती, वहीं पे पढ़ती रहती और वहीं पे ही वो आराम से सो जाती कि कमरे में बाकी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक रात ऐसे ही वो अपने मैट्रेस पे लेटी पढ़ाई कर रही थी कि पढ़ते पढ़ते उसको महसूस हुआ जैसे ज़ल्ज़ला आता है, ऐसे हरकत हुई है ज़मीन के अंदर। वो एकदम से किताब के अंदर महव थी और उसने कहा क्या हुआ है, कोई ज़ल्ज़ला आया है। उसने इधर उधर देखा, हर तरफ देखा, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी, इसका मतलब है ज़ल्ज़ला नहीं आया था, तो मैं हिली क्यों हूँ। अभी ये सोच ही रही थी कि उसी लम्हे उसको महसूस हुआ उसका मैट्रेस फिर से खींचा गया है, और उसको एक लम्हे में ही समझ आ गई किसी ने उसके मैट्रेस को खींचा था। और जैसे उसके मैट्रेस को खींचा गया वो एकदम से घबरा गई। तब उसको एहसास हुआ कि शायद मैं पढ़ते पढ़ते नींद में चली गई थी। वो जो पहले उसको ज़ल्ज़ला सा महसूस हुआ था, पढ़ते पढ़ते किताब उसकी खुली हुई थी लेकिन शायद वो सो चुकी थी, और उसको महसूस हुआ मैं नींद में चली गई थी, नींद में मुझे ज़ल्ज़ला महसूस हुआ और झटका सा महसूस हुआ, मैं अब जाग गई हूँ। वैसे हशाश बशाश होकर उठ के बैठ गई, पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद पढ़ते पढ़ते फिर से वो सो गई, और जैसे ही सोई दोबारा से उसको उसी तरह झटका लगा और वो जाग गई। जब दूसरी दफ़ा उसकी आंख खुली, उसने कहा फिर से वही झटका लगा है, ये क्या हुआ है। मैं ख्वाब में डरती हूँ ना, तो ख्वाब में शायद डर रही हूँ, लेकिन अब मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मैं दूसरी दफ़ा सो गई थी। ये कह के वो ऐसे ज़रा फ्रेश हुई और उठ के बैठी और सही तरीके पढ़ना शुरू कर दिया कि उसी लम्हे अब वो बिल्कुल जाग चुकी थी, उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो चुका था, नींद गायब हो चुकी थी कि उसकी आंखों ने देखा कि उसी बेड के जिसके पास वो बैठी हुई थी उसके नीचे से बाकायदा किसी ने उसके मैट्रेस को घसीटा था, और मैट्रेस घसीटता हुआ बेड की तरफ गया था, इस अंदाज में जैसे कोई मैट्रेस को बेड के नीचे लेके जाना चाहता हो। और जैसे ही मेरी बेटी को एहसास हुआ कि कोई मेरे मैट्रेस को बेड के नीचे घसीट के लेके जा रहा है, तो वो शदीद डर तो गई, लेकिन मैंने उसको सिखा दिया था। कहती है सर उन दिनों में आपने वज़ाइफ की वीडियो बनानी शुरू कर दी थी और आपने एक वजीफ़ा सिखाया था, ये उन दिनों की बात है जिसमें आपने कहा था कि कोई भी इस तरह का मामला हो तो सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ना है। मेरी बेटी को भी मैं दिखाती थी वीडियो, वो भी ऐसे देखती होती थी, तो मेरी बेटी ने उसी वक्त सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन किताब को रख के पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ती गई, वो जो उसके मैट्रेस को 2 दफ़ा नींद की सी कैफियत में और तीसरी दफ़ा खुली आंखों के साथ खींचने की कोशिश की गई थी, अब वो रुक चुका था, अब उसको नहीं खींचा गया था। वो कहती हैं कि उसके बाद वो काफ़ी देर पढ़ती रही लेकिन घबराती रही, लेकिन उसके बाद उसके मैट्रेस को सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ने के बाद नहीं खींचा गया। वो कहती है उसके बाद ऐसा हुआ कि कमरे के अंदर रात को बिल्कुल दरवाज़ा हम बंद करके सोते थे, जालियां लगी हुई थी, कहीं से भी ये जो शहद की मक्खी होती है बड़ी सी, वो कहती हैं एक सुबह में उठी तो 2 शहद की मक्खियां आई हुई थी कमरे में। मैं यही समझी कि शोहर को डंक सकती है, शोहर तो करवट भी नहीं बदल सकते, कैसे उसको हटाएंगे, मैं इसको भगा देती हूँ। मैंने जैसे कैसे उनको निकाल दिया, लेकिन अगले ही दिन 3 मुझे नज़र आई कमरे के अंदर शहद की मक्खियाँ मौजूद थीं। मैं झाड़ू लेके आई, झाड़ू के साथ उनको जैसे कैसे निकाला, अगले दिन 4 शहद की मक्खियाँ आ गईं, उनको भी मैंने निकाला। तो फिर उसके बाद 5-6 कितनी आई कि मैं डर गई और देवर के पास गई और उनको बताया कि मुझे समझ नहीं आ रही, मक्खियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या हो रहा है। उसने फिर पानी दम करके दिया, समझाया। मैं इतनी साइको होती जा रही थी उन दिनों में कि अब मामलात जिन्नात जादू से बढ़ के, तावीज़ात से बढ़ के, अब ये हो रहा था कमरे में जब मैं सोती थी तो अपने सर के सरहाने के पास झाड़ू रख के सोती थी कि कहीं शायद की मक्खियाँ ना आ जाएं।
और इसी तरह ही एक रात मैं सर के सरहाने के पास झाड़ू रख के सो गई कि मैं रात को देखती हूँ एक गली है जिसमें से मैं गुजर रही हूँ, और गुजरते हुए मैं देखती हूँ कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, और वो लोग एक सीढ़ी के पास खड़े हैं और सारे इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे जैसे ही देखते हैं तो एक उनमें से बोलता है ये जा रही हैं। मैं एकदम से रुक जाती हूँ और चलती हुई उनके पास चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या हुआ है? वो कहते हैं ऊपर जाना है, आपके शौहर हैं ऊपर, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा वही मखलूक़ात है, क्या करें, जिन्नात ही जिन्नात हैं, हम नहीं जा पा रहे। कोशिश कर रहे हैं उनको छुड़वा सकें जिन्नात से, लेकिन हम उनको छुड़वा नहीं पा रहे। हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे छुड़वाएं उनको। तो मैं उनकी कहती हूँ रुको, अगर मेरे शौहर ऊपर हैं और उनको जिन्नात से छुड़वाना है तो मैं छुड़वाऊंगी। कैसे जिन्नात ने जकड़ा है मेरे शौहर को? तो वो कहते हैं काला जादू है, काले जादू ने जकड़ा है उनको। मैं कहती हूं हट जाओ। मैं कुरान मजीद उठाती हूं, कुरान मजीद को अपने सीने से लगाती हूं और कुरान मजीद को लेके मैं ऊपर चली जाती हूं अपने शौहर को छुड़ाने के लिए। और मैं जैसे ही ऊपर पहुंचती हूं, एक अजीब व गरीब सा घर था जिसकी सीढ़ियों के ऊपर मैं जैसे ही चढ़ती हूं मेरी आंख खुल जाती है। मैं कहती हूं ये कैसा ख्वाब था? बहुत ही बुरा ख्वाब था, लेकिन ख्वाब था। मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करती हूं, लेकिन उसी ख्वाब के बाद ही अगले दिन एक वाकया होता है। जिस दिन मैंने ख्वाब देखा ये रात का पहर था। मैं सुबह उठी, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद नाश्ता वाश्ता कराया, उनको स्कूल भेजने के बाद शौहर को उठा के मैं नाश्ता वगैरह कराती थी। और उसी लम्हे जब शौहर को भी मैं नाश्ता करा लिया, बच्चे स्कूल चले गए, तो मेरे पास कुछ फारिग टाइम होता था, तो मैं लेट जाती थी। आधा घंटा घंटा जो भी टाइम ऐसे सो जाती थी और उसके बाद फिर से उठ के घर के कामों में लग जाती थी। मैं जैसे ही दिन का टाइम था और ये 11-12 बजे का 10-11 का 9-10 का टाइम होगा, वो कहती हैं कि मैं ऐसे सो गई, मैं आंखें बंद की और आंखें बंद करती मैं नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, जैसे ही मैं नींद की आगोश में गई, तो मुझे ऐसे लगा कि वो ख्वाब वहीं से शुरू हो गया कि जिस सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी थी वहीं से ही वो ख्वाब शुरू हुआ। और जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंची तो बहुत ही भयानक सा घर था और उसके अंदर टूटी फूटी दीवारें, हर तरफ खून ही खून लगा हुआ था दीवारों पे। बहुत ही अजीबोगरीब सा माहौल था कि मेरा सांस घुटना शुरू हो गया उस दहशतनाक घर को देख के जो खून से भरा हुआ था। हर तरफ खून था, नीचे ज़मीन पे भी खून था और टूटा फूटा अजीब सा घर था कि वहीं पे एक जगह से ऐसी आवाज़ आई, जैसे हर तरफ शोर तो है लेकिन बोलने वाले नज़र नहीं आ रहे, कि एक आवाज़ आई, आ गई है, पकड़ लो इसको। जैसे ही ये जुमला बोला गया कि मैं वही सीढ़ियां चढ़ के जो ऊपर खड़ी थी, एक कच्चा सा फर्श था जिसके ऊपर मैं खड़ी थी, जिसके नीचे मट्टी के उस फर्श के ऊपर खून ही खून, दीवारों पे खून और अजीब सी आवाज़ें, बहुत ही भयानक मंजर था। जैसे ही कहा गया पकड़ लो इसे, तो उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मुझे कंधों से पकड़ लिया गया है। मैं कुरान हाथ में पकड़ के ऐसे ही खड़ी थी सीने से लगाए कि मुझे कंधों से पकड़ लिया गया, और जैसे ही कंधों से मुझे पकड़ा गया उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली, देखा मैंने कि मैं अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई हूं, लेकिन मेरा वजूद जकड़ा जा चुका है। अब मैं अपने सर को हल्की सी मूव कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, गर्दन को हल्का सा घुमा सकती हूँ, लेकिन ना ही मैं अपने हाथ हिला सकती हूँ, ना ही मैं अपने पाँव हिला सकती हूँ। मेरे पूरे वजूद को इस अंदाज में जकड़ दिया गया है कि मैं बोलना भी चाहूँ तो आवाज़ भी नहीं निकाल सकती। क्योंकि मैं कुछ लम्हे इसी तरह एक कैफियत में रही कि ये दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है, बाहर धूप निकली हुई है, रात नहीं है, लेकिन मेरा वजूद जकड़ा हुआ है। मैं जाग चुकी हूँ। कुछ लम्हे पहले मैं सोई थी, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ही मैंने देखा मेरे वजूद को पकड़ा गया है, जकड़ा गया है और मेरी आंख खुल जाती है, लेकिन मैं अभी भी तो सचमुच में जकड़ी हुई हूँ। कुछ देर छुड़वाने के बाद, हाथ पाँव हिलाने के बाद जब एहसास हुआ कि मैं नहीं अपने वजूद को छुड़वा पा रही, तो मैंने अपने शौहर को बुलाने का फैसला किया कि आवाज़ निकालूं, मदद के लिए पुकारूं। और जैसे ही मैंने उनका नाम रमीज़ लेने की कोशिश की तो पता लगा मैं आवाज़ भी नहीं निकाल सकती। मेरा गला भी बंद है, मेरे मुंह को भी जकड़ दिया गया है। लेकिन
आवाज़ इतनी निकल पा रही थी कि उस आवाज़ को सिर्फ मैं सुन सकती थी, मेरे शौहर नहीं सुन सकते थे। ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ निकल रही थी, लेकिन बहुत ही हल्की सी आवाज़। कि उसी लम्हे कि मैं शौहर को आवाज़ दी, रमेश रमेश रमेश, कि जो मेरी शौहर तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, कि तभी उसी तरफ मेरी निगाह गई। जब मैंने शौहर की तरफ हल्की सी आवाज़ लगा के गर्दन मोड़ी थी, कि मैंने देखा मेरे शौहर के दूसरी तरफ करवट लेके, उनकी जो मेरे शौहर हैं उनकी इस अंदाज़ में करवट है कि वो मेरी तरफ, उनका मुंह जो है, जिससे मैं तो सीधी सोई हूँ, वो मेरी तरफ मुंह करके लेटे हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ मुंह करके कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है। क्योंकि जो भी वहां पे बैठा या बैठी थी उसने बुर्का पहन रखा था, ऐसा बुर्का जो आज भी पेशावर में टोपी वाला बुर्का उसको पहनते हैं, टोपी वाला बुर्का उसको कहते हैं, ख़वातीन आज भी वो बुर्का पहनती हैं। उसके ऊपर एक लंबा सा डिश एंटीने वाला भी कोई उसको कहते हैं ऐसे मजाक में, वो आगे सुराख होते हैं मुंह के आगे, वो बुर्का पूरा डाल दिया जाता है और ऊपर लंबी सी कैप बनी हुई होती है, ऐसे लंबी लंबी सी, टोपी वाला बुर्का उसको कहते हैं। वो उसने पहना हुआ था। उसका एक हाथ मेरी आंखों के सामने ऐसे किया और उसने अपना एक हाथ मेरे शौहर के सीने पे रख दिया, और तभी मैंने जब उसको बैठे हुए देखा तो मेरी जान निकल गई। प्रैक्टिकली सुबह दिन की रोशनी में वहीं चारपाई पे कोई मौजूद थी।